हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 साउंड को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि मैं नाम ले रहा हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, रिवर्बरेशन। ठीक है, तो एक एक टर्म हमें यहाँ पे अच्छे से समझनी है, एक एक टर्म अच्छे से समझनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो देखो, अलग अलग मीडियम है तो डेंसिटी भी अलग अलग होगी, और डेंसिटी अलग अलग है तो फिर जो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है साउंड की वजह से, वो डिस्टर्बेंस कैरी फॉरवर्ड होने में भी अलग अलग टाइम लगेगा। तो साउंड के आगे बढ़ने की स्पीड अलग अलग मीडियम में डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अब किस टाइप के मीडियम में कितनी स्पीड होगी वो हमें यहाँ पे समझना है। तो एक चीज़ समझो कि यहाँ पे एक इंसान है, एक यहाँ पे इंसान है, दूर दूर है, समझना। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सपोज इसको किसी ने धक्का मारा और ये आगे की ओर मूव हुआ। ठीक है ना, तो आगे वाले को धक्का लगा, ये आगे की ओर मूव हुआ, आगे वाले को धक्का हुआ यहाँ पे, तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। बट अगर मैं ये बोलूँ तो कि वो लोग हैं वो एकदम नज़दीक है तो, और काफ़ी ज़्यादा है तो, एक को जैसे ही धक्का लगा फटाफट लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पार्टिकल्स बहुत कम है। तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है वो फटाफट कैरी फॉरवर्ड होगा। सेम वे, जैसे ही आपको किसी मीडियम की डेंसिटी हाई नज़र आए, समझ लो कि उसमें जो डिस्टर्बेंस है वो फटाफट ट्रैवल करता है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा रहेगी। मतलब साउंड की स्पीड एयर में कम रहेगी, लिक्विड में ज़्यादा रहेगी, और लिक्विड से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी सॉलिड में। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया है टेबल के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो हो सकता है कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि पार्टिकल्स है वो मूव होने लगेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आपको स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो सॉलिड में देखो एल्यूमिनियम की स्पीड सबसे ज़्यादा दी हुई है 6420। फिर जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे स्पीड डिक्रीज होगी। लिक्विड में देखो वाटर की, तो सी वाटर है तो 1531 क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा रहती है, डिस्टिल्ड वाटर है तो 1498 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे देखो एयर में कितनी मिलती है 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब एक ही टेम्परेचर पे जैसे जैसे आपने डेंसिटी डिक्रीज कराई वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी डिक्रीज हुई। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट रहेगी। कैसे? समझो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी है 331 मीटर पर सेकेंड, और 22 डिग्री सेल्सियस पे देखो तो ये हो जाती है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड एक ही मीडियम में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मिल सकती है, और वो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे वेरी होती है और ये स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो सब आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। नीचे एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ऑफ द 3 मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एयर, वाटर एंड आयरन। देखो एयर है वो गैसियस फॉर्म में है,
वाटर लिक्विड फॉर्म में एंड आयन है वो सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे आयन में सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी साउंड की। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर आएगा आर्यन। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंसेस ऑफ अ वॉल। ठीक है, रबर बॉल कैसे, एक वॉल है, सपोज आपने यहाँ से रबर बॉल फेंका तो ये इधर गया और ये ऐसे रिबाउंड होता है ना, तो कौन से एंगल पे गया था, सपोज वो एंगल था थीटा, तो उसी एंगल पे वो रिबाउंड होगा। एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, तो मतलब ये जो इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रिफ्लेक्ट हुआ ना, ये दोनों सेम रहेगा। तो जैसे रबर बॉल वॉल के साथ टकराने के बाद रीबाउंड होता है, वैसे ही साउंड वेव भी किसी रिजिड सपोर्ट, या तो कोई एक फिक्स्ड वॉल या तो लिक्विड, कोई भी एक सरफेस है, उसके साथ टकराने के बाद बाउंस करता है और उसी मीडियम में वापस जाता है और उसी एंगल के साथ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, एन ऑब्स्टेकल ऑफ लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। पॉलिश्ड है या तो थोड़ा रफ है चलेगा, बट वहाँ से साउंड है वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर सॉलिड है तो, मतलब सॉलिड मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सॉलिड, बट हार्ड सरफेस होनी चाहिए, तो साउंड रिफ्लेक्ट इजीली कर सकता है। सपोज साउंड एयर में से ट्रैवल कर रहा है और लिक्विड सरफेस आ गई, तो लिक्विड सरफेस के आगे वो रीबाउंस होगा और उसी मीडियम में वापस जाएगा। अब उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपने रख दी एक क्लॉक, और क्लॉक के साथ एक पाइप रखी है आपने। इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लॉक है उसमें वो टिक 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 आवाज़ सुनाई देगी और वो साउंड ट्रैवल करेगा इसमें से। इस तरह साउंड ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, ये जो इंसिडेंट है, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ मैं वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ ताकि मुझे एंगल के बारे में पता चले। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल, क्योंकि लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई थी। यहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ पे साउंड का वेव जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। ओके, अब और क्या करोगे, तो और तो आप ये कर सकते हो कि ऐसी एक दूसरी पाइप ले लो और वो पाइप को आप यहाँ पे रखो और रोटेट कराओ। सेम ऐसी ही पाइप सपोज हमने यहाँ पे बना ली, ओके, और ये पाइप को हम रोटेट कराएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो हमें पता चला कि अगर मैं सेम एंगल रखूं और दूसरी तरफ में कान रख के सुनने की ट्राई करूं,
ठीक है। इधर हम अपना ईयर रख के सुनने की ट्राई करें। ईयर तो मेरे से अच्छे से बन नहीं रहा है, आप समझ लेना, ठीक है। सेम एंगल पे अगर लाइट साउंड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको वो जो साउंड है उसकी लाउडनेस मैक्सिमम सुनाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एंगल पे साउंड को हमने इंसिडेंट कराया था उसी एंगल पे साउंड रिफ्लेक्ट होता है। ये जो पाइप है उसको मैंने अगर ऐसे रख दिया और यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ तो ये डायरेक्शन में साउंड आएगा सही, बट उतना ज़्यादा लाउड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अच्छे से एक बार एक्टिविटी वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो अभी देखते हैं ये इको है क्या। इको नाम तो आपने सुना ही है, बट थोड़ा यहाँ पे हमें टेक्निकली समझना है, ठीक है। तो सपोज आप कोई एकदम टॉल बिल्डिंग या तो कोई माउंटेन है उसके सामने रह के चिल्लाते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, बिल्डिंग है और यहाँ पे आप हो और यहाँ से चिल्लाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड है वो ट्रैवल करेगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा था रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये हार्ड सरफेस है तो साउंड रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, ठीक है। अगर वो साउंड विदिन 0.1 सेकेंड आता है तो फिर हमारा ब्रेन है वो दो साउंड को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। देखो, किसी भी साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ब्रेन है वो अप्रोक्सीमेट 0.1 सेकेंड जितना टाइम लेता है। अब समझो कि ये t=0 टाइम पे आप चिल्लाए और t=0.05 सेकेंड में ही वो वापस आ गया, तो आपको दो अलग अलग साउंड नहीं बल्कि एक ही साउंड सुनाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इको सुनाई देगा नहीं, बट अगर वो आफ्टर 0.2 सेकेंड आया तो ब्रेन को इनफ टाइम मिल जाएगा। आप जो बोले थे वो भी सुनाई दिया और जो वापस आया साउंड वो भी सुनाई दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक ही साउंड दो बार सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर आप बोल सकते हो कि आपको इको सुनाई दिया। तो मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड वापस आने के लिए, ठीक है। इसलिए देखो आपको टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है, इफ़ वी शाउट और क्लैप नियर अ suitable reflecting object such as tall building or mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. ठीक है। To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected sound must be at least 0.1 second. जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच में मिनिमम टाइम का गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, तभी आप इको सुन सकते हो, ठीक है। सपोज साउंड की स्पीड हम ले लेते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड, ओके, और टाइम लगना चाहिए 0.1 सेकेंड। तो अभी स्पीड इक्वल टू हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डिस्टेंस क्या लेने वाले, सपोज ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन एंड अ टॉल बिल्डिंग, स्मॉल डी है। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हाफ डिस्टेंस कवर किया जाने के लिए, हाफ डिस्टेंस कवर किया आने के लिए। तो जाते टाइम डी डिस्टेंस कवर हुआ, आते टाइम डी डिस्टेंस कवर हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। तो v = 2d डिवाइड बाई टाइम जब रिफ्लेक्शन होगा तब। तो यहाँ पे मैं रख दूँ 344, यहाँ पे 2, यहाँ पे d और यहाँ पे 0.1 सेकेंड, तो फिर मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा।
तो डिस्टेंस मुझे मिलेगा 17.2 मीटर, मतलब मिनिमम अ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में 17.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो echoes may be heard more than once due to a successive or multiple reflections. The rolling of thunder is due to the successive reflections of the sound from a number of reflecting surfaces such as the clouds and the land. ठीक है, क्लाउड, लैंड का, कई बार बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, सबकी वजह से जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है, इसीलिए आपको जो वो थंडर वाला साउंड होता है वो सुनाई देता है, रोलिंग ऑफ थंडर। ठीक है, तो ये तो फॉर एग्जाम्पल था, वैल्यूज़ तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे थी, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करना है, बट डिस्टेंस कितना लेना है, 2 टाइम्स। क्यों? साउंड जाएगा भी वापिस आएगा भी। ओके, एक और टॉपिक है यहाँ पे रिवर्बरेशन, जो इको के साथ ही रिलेटेड है। ठीक है, रिवर्बरेशन मतलब क्या वो समझो। अ साउंड क्रिएटेड इन बिग होल will persist by repeated reflections from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. Suppose ये हॉल है, एक बहुत बड़ा हॉल है, और उसके अंदर आप यहाँ पे स्पीच दे रहे हो, आप बोल रहे हो, तो साउंड है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से कुछ टाइम तक सस्टेन करेगा। तो समझो, यहाँ से यहाँ पे टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है ना, तो ये कुछ टाइम तक ये साउंड एज इट इज़ रहेगा। क्यों? जब तक उसकी जो वैल्यू है, लाउडनेस की वैल्यू है, वो ऑडिबल रेंज से कम ना हो जाए तब तक। जितनी बार कोलिजन होगा उतनी बार एनर्जी है वो वेस्ट होती है, तो एनर्जी साउंड की डिक्रीज होती जाएगी, और जब तक हम ऑडिबल रेंज से बिलो एनर्जी पे नहीं चले जाते तब तक वो सुनाई देगा। ठीक है, द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। क्यों ऐसा? क्योंकि ये साउंड बार बार उसी हॉल में घूमता रहेगा, तो नए आने वाले साउंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना, तो सपोज एक पर्सन यहाँ पे है, अब ये रिफ्लेक्ट होके आया साउंड, और दूसरा जनरेट हुआ था वो इधर पहुँच गया, तो एक ही पर्सन को बार बार अलग अलग साउंड सुनाई देगा, एक साथ बहुत सारे साउंड मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब हॉल के अंदर फिर किया क्या जाए, तो ऐसा मटेरियल यूज़ करो कि साउंड है वो एक बार रिफ्लेक्ट हो, उसी टाइम पे मोस्ट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए। इसीलिए टू रिड्यूस रिवर्बरेशन द रूफ एंड वॉल्स ऑफ ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विथ साउंड एब्जॉर्प्टन मटेरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज। ड्रेपरीज मतलब ऐसे पर्दे जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। द सीट मटेरियल्स आर ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो, तो अभी सिलेबस में क्या बाकी है वो समझ लो। अभी एक हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और एक हमारा टॉपिक बाकी रहा है रेंज ऑफ हियरिंग। एक टॉपिक बाकी है रेंज ऑफ हियरिंग, और दूसरा एक टॉपिक बाकी है, वो कौन सा है, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। ठीक है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।